Before starting this lecture, we will revise our past, and in this chapter, the money and inflation. And in the previous lecture, we already completed the part of the money, and in money part, the first question, that is the barter system. Mm, in barter system, the meaning of barter system, that is the exchange of goods and service against गुड्स एंड सर्विस। तो हमें पता था कि सर्विस एंड गुड्स के सामने जो भी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था वो क्या थी, सर्विस। उसके बाद हमने देखा था कि लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो वहाँ पे तीन लिमिटेशन थी कि फर्स्ट वन म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे। द सेकंड वन इज़ द डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, एंड द थर्ड वन इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। वो हमने देख लिए थे तीन लिमिटेशन, और उनके साथ ही हमने दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे दिखा था कि मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो वहाँ पे अलग अलग दो जो इकोनॉमिक्स थे उन लोगों ने अपने हिसाब से कुछ डेफिनेशन दी थी। कि मार्शल थे तो वहाँ पे हमें एक वर्ड यूज या एक वर्ड जो था वो हमें याद रखने थे, दैट इज़ द विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन। एंड जो रॉबर्टसन ने एक डेफिनेशन दी थी वहाँ पे भी हमें एक वर्ड याद रखने की ज़रूरत थी कि एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। एंड उनके बाद जो हमने फंक्शंस ऑफ मनी देखे तो फर्स्ट फंक्शन, दैट इज़ द मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो फर्स्ट लिमिटेशन के साथ कनेक्ट कर रहे थे। एंड सेकंड इज़ द मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जो हम दूसरी लिमिटेशन के साथ कनेक्ट कर रहे थे। एंड द थर्ड वन इज़ द मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको हम थर्ड के साथ कनेक्ट कर रहे थे। एंड उनके बाद जो हमने क्वेश्चन देखा था कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट द कंसेप्ट ऑफ मनी। तो जो मनी की इवोल्यूशन की बात यहाँ पे की थी कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, दैट इज द इन द अर्लियर टाइम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वी यूज द कमोडिटीज एंड एनिमल्स, एंड देन प्रीशियस स्टोन्स, या तो हम बोल सकते हैं कि मिनरल स्टोन्स, एंड देन कॉइन्स, एंड द लास्ट इज द पेपर करेंसी, कि हम जो यूज़ कर रहे थे। एंड उसके बाद हमने जो एक क्वेश्चन देखा था कि टाइप्स ऑफ मनी। तो टाइप्स ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो हमने देखे थे कि 6 टाइप थे टोटल। वहाँ पे जो फर्स्ट की बात करें तो दैट इज़ द कमोडिटी मनी, सेकंड इज़ द एनिमल मनी, थर्ड इज़ द मेटल मनी, फोर्थ इज़ द पेपर मनी, फिफ्थ इज़ द प्लास्टिक मनी, एंड सिक्स दैट इज़ द बैंकिंग मनी। जो हम आज की डेट में हम बात करें तो जो फोर्थ, दैट इज़ द पेपर मनी, प्लास्टिक मनी एंड बैंकिंग मनी, वो आज एग्जिस्ट कर रही है। एंड उनके बाद जो हमारा पॉइंट था कि मनी एंड इन्फ्लेशन, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट, इन्फ्लेशन। वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जनरली मीनिंग क्या होगा कि इन्फ्लेशन का। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि राइज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि अब हम यहाँ पे सिंपल मीनिंग समझेंगे इन्फ्लेशन का कि अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विस की उनकी प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन होगा, यहाँ पे एक जनरल मीनिंग है। और बाकी हम अगर आगे देखें तो तीन अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दी रखी है, उसमें अलग अलग हो गए। तो उसमें जो एक फर्स्ट था एपी लर्नर, एसी पिगू, एंड द थर्ड वन इज द डॉक्टर जे एम केन्स। तो वहाँ पे हम आगे देख रहे हैं कि वो तीनों ने क्या डेफिनेशन दी थी। लेकिन हम यहाँ पे जो एक डेफिनेशन याद रखेंगे नॉर्मली, कि अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रही है, या तो हम सिंपल बोले कि जो प्राइस कोई भी गुड्स एंड सर्विस की क्या हो रही है, इंक्रीज, तो उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। आगे की हम बात करें कि जो डेफिनेशन दी थी तीन इकोनॉमिक्स हमारे सामने है, उसमें जो फर्स्ट वन है कि डॉक्टर एपी लर्नर। तो यहाँ पे जो एपी लर्नर ने डेफिनेशन दी थी इन्फ्लेशन की, तो उन्होंने क्या बोला कि अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि डिमांड अगर ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है तो उनको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। दैट इज़ हम यहाँ पे याद रखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको भी पता है कि जो हम 11th में
डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर देख कर आए थे कि डिमांड एंड सप्लाई, अगर समझो कि मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई क्या है, कम है, तो क्या होगा, प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। तो हमने आगे जनरल मीनिंग में ही देख लिया कि अगर इन्फ्लेशन हम कब बोलेंगे, कि जब प्राइस लेवल इंक्रीज होगी तब। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है कि पहले लोग बोल रहे कि डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई कम है, तो हमें पता है कि लास्ट में रिजल्ट कौन सा होगा, दैट इज द प्राइस इज इंक्रीज। तो प्राइस अगर बढ़ रही है तो उनको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे एपी लर्नर ने वही एक डेफिनेशन दी थी कि एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, यानी जो डिमांड है वो सप्लाई से क्या है, ज़्यादा है। तो हमें पता है कि अगर सप्लाई से डिमांड बढ़ जाती है तो जो प्राइस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड प्राइस इंक्रीज है तो उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इन्फ्लेशन। द नेक्स्ट वन इज द एसी पिगू। तो जो एसी पिगू ने यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि मॉनेटरी इनकम राइज इज फास्टर देन रियल इनकम। तो 11th का ही कंसेप्ट है, दैट इज द मॉनेटरी इनकम, एंड सेकेंड वन इज द रियल इनकम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द मॉनेटरी इनकम। अब समझो कि आप लोगों की इनकम है पर डेली 50 रुपीज़, एंड उस दिन की हम बात करें तो मिल्क की प्राइस है समझो कि 10 रुपीज़ पर लीटर। अब समझो कि आप उस दिन 1 लीटर मिल्क परचेस कर रहे हैं, यानी कि 10 रुपीज़ आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो अब आपकी जो रिमेनिंग इनकम होगी वो कितनी होगी यहाँ पे, 40, दैट इज़ द रियल इनकम। जो सेकंड है कि आपकी इनकम 50 ही है एंड आपका जो एक्सपेंस था वो बढ़ गया, यानी कि जो मिल्क की प्राइस थी पर लीटर वो हो रही है 20 रुपीज़। तो अब यहाँ पे आपकी जो रियल इनकम है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपकी जो मॉनिटरी इनकम, आपको एवरीडे 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, दैट इज़ द मॉनिटरी इनकम। तो जो मॉनिटरी इनकम है वो कांस्टेंट है 50 एंड 50, लेकिन उनके सामने जो रियल इनकम है वो क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। वही हम दूसरी कोई अमाउंट लेकर वही एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं कि समझो कि हमारी जो यहाँ पे मॉनिटरी इनकम है वो 50 रुपीज़ है, पर लीटर मिल्क की प्राइस है 10 रुपये। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग हमारी इनकम होगी वो कितनी होगी, 40। नेक्स्ट समझो कि हमारी इनकम बढ़ रही है और हो रही है 60 रुपीज़, दैट इज़ द मॉनिटरी इनकम। द 50 रुपीज़ एंड 60 बोथ आर मॉनिटरी इनकम, एंड पर लीटर जो प्राइस 10 रुपीज़ थी वो आज हो रही है, हम सॉरी यहाँ पे हम रखते हैं 15 रुपीज़ पर लीटर। तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग इनकम हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, 45, दैट इज़ बोथ आर रियल इनकम। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 50 to 60 हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो रही है वो 10 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है, और उनके सामने जो हम बात करें कि जो 40 to 45 हो रही है, दैट इज़ द ओनली 5, यानी कि जो हमारी मॉनिटरी इनकम है वो 10 रुपीज़ वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और हमारी जो रियल इनकम है ओनली 5 रुपीज़, दैट इज़ द मॉनिटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो थर्ड हमारा इकोनॉमिस्ट था, दैट इज़ द डॉक्टर जे.एम. केन्स। तो उन्होंने क्या बोला था कि इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि दैट इज़ द हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें पता था कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनियर। तो ये चारों जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गई, यानी कि फुल यूज़ हो रहे हैं द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमम हम यूज़ कर रहे हैं, तो भी हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। कि हमें पता है कि अगर हम एज अ लेबर की बात करें तो लेबर की जो पर डे की कैपेसिटी होती है दैट इज़ द 10 आवर्स, 10 आवर वो वर्क कर रहा है, यानी तो मैक्सिमम यूज़ फुल एम्प्लॉयमेंट हम बोल सकते हैं। अब समझो कि वो आज 10 आवर वर्क कर रहा है, तो आज उनकी जो इनकम है, अगर हम कल की बात करें तो वो कल भी 10 आवर्स ही काम कर रहा है, लेकिन कल उनकी जो इनकम है वो इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द इन्फ्लेशन एज पर डॉक्टर जे.एम. केन्स। तो यहाँ पे जो तीनों अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डिफिनेशन दी थी अलग अलग, तो आपको अगर समझो कि ज़्यादातर नाम लेकर नहीं पूछेंगे कि एपी लर्नर ने क्या कहा था, इसी पिगू ने क्या कहा था, और डॉक्टर जे.एम. केन्स ने क्या कहा था। लेकिन हम समझ सकते हैं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन के लिए कोई क्वेश्चन, तो आप तीनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो।
अगर तीनों में से कोई याद नहीं है तो हमें हमारा जनरल मीनिंग तो पता है कि जो प्राइस लेवल है, वो प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। अब हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो हमारे सामने यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल्स। अगर इन्फ्लेशन होगा तो कॉन्स्टेंटली प्राइस क्या होगी, इंक्रीज, यानी कि वो लॉन्ग टाइम के लिए इंक्रीज होगी, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं हो रही है। हमें एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि समझो कि कैलकुलेटर कैलकुलेटर की जो प्राइस है वो आज की डेट की हम बात करें तो समझो कि आज जो भी डेट हो, आज के दिन में जो प्राइस थी वो 80 रुपीज़ थी, कल वो 82 रुपीज़ हो रही है, और परसों से वो 82 ही है, कांस्टेंट रह रही है प्राइस, यानी कि इंक्रीज नहीं हो रही है, कंटिन्यू वही प्राइस रह रही है, तो उनको हम इन्फ्लेशन नहीं मानेंगे। इन्फ्लेशन हम क्या किसको बोलेंगे कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो, आज 80 रुपीज़ है, कल 82 हो, परसों 84 हो, बाद में 86 हो, तो अगर कॉन्स्टेंटली प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उनको हम इन्फ्लेशन मानेंगे। सेकेंड, कि आगे की हम बात करें तो प्राइस राइज इन द ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो अगर समझो कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था दैट इज द कैलकुलेटर। अगर जो भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विस है उसमें से सिर्फ कैलकुलेटर की प्राइस ही इंक्रीज हो रही है तो हम इन्फ्लेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि सिर्फ कैलसी की कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उनको हम इन्फ्लेशन में नहीं मानते हैं। लेकिन इकोनॉमी के अंदर ऑल गुड्स एंड सर्विस, अगर सभी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन है। डन, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि दोनों पॉइंट, कि अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है प्राइस तो इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं। अगर इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर है सभी सेक्टर में प्राइस राइज हो रही है तो भी हम मानेंगे कि इन्फ्लेशन है। अगर कोई एक गुड्स या तो सर्विस की प्राइस इंक्रीज होती है तो हम नहीं मानेंगे कि वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मीनिंग ये होगा कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द परचेजिंग पावर डिक्रीज। अगर इन्फ्लेशन होगा तो जो थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द परचेजिंग पावर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हमें पता है कि पर इन्फ्लेशन का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्राइस लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज। आज समझो कि जो मिल्क की प्राइस 10 रुपीज़ पर लीटर है और कल वो हो रही है 20। अब समझो कि आपकी जो इनकम है वो 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ प्राइस है, 10 लीटर प्राइस, यानी कि आप 5 लीटर मिल्क परचेस कर सकते हो। अगर कल भी आपकी इनकम 50 है और प्राइस लेवल इंक्रीज होकर हो जाते हैं 20 रुपीज़, तो यहाँ पे आप 5 लीटर परचेज नहीं कर पाएंगे, यू हैव ओनली परचेज द 2.5 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि यहाँ पे आपकी जो परचेजिंग पावर की कैपेसिटी हो क्या हो गई, डिक्रीज। पहले आप 5 लीटर परचेज कर सकते थे, अब जो प्राइस बढ़ गई ड्यू टू इन्फ्लेशन तो आपकी जो परचेजिंग पावर होती है वो क्या हो गई है, डिक्रीज, यानी कि अब आप सिर्फ 2.5 लीटर ही मिल्क परचेज कर पाओगे। एंड जो थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम याद रखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जे.एम. केन्स। तो जे.एम. केन्स ने भी यही डेफिनेशन दी थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी अगर समझो कि हमारी इनकम बढ़ रही है, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि प्राइस लिखा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे 4 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके मेरे ख्याल से, और आगे हम और इन्फ्लेशन को समझने के लिए और 3 पॉइंट हमारे पास हैं, जिसमें फर्स्ट वन दैट इज द व्हेन गवर्नमेंट हैज अ कंट्रोल ओवर एंड सप्रेसेस इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स वेयर सब्सिडीज, इट इज कंसिडर इन्फ्लेशन इवन इफ देर इज अ नो प्राइस राइज, इट इज कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं किसके ऊपर, जो प्राइस इंक्रीज हो रही है उनके ऊपर, वेया सब्सिडी, सब्सिडी के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्राइस यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन हमें दिखेगी नहीं कि कैसे बढ़ रही है। आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, एग्जांपल ध्यान से सुन ला तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। अब समझो कि हमें पता है कि हम जो मार्कर का यूज़ कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, तो जो मार्कर की प्राइस समझो कि 10 रुपीज़ है, लेकिन जो 10 रुपीज़ कंपनी ने जो प्राइस यहाँ पे रखी है
ओबीएम टीचर लोगों को क्या पड़ रही है कि वो एक्सपेंसिव पड़ रही है, कि ज़्यादा कॉस्ट रखी गई हुई है मार्कर की, कि 10 रुपीज़ हो तो ज़्यादा है, 8 रुपीज़ होनी चाहिए। तो अगर हमें पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल्स, तो डिमांड अगर कब बढ़ेगी कि प्राइस कम होगी तो, लेकिन यहाँ पे प्राइस 10 रुपीज़ यानी कि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो अब यहाँ पे ये लोग मार्कर की जो भी कंपनी है उनका जो बिजनेस है वो बंद ही हो जाएगा, क्योंकि डिमांड तो हो ही नहीं रही है। तो ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई पर मार्कर हम आपको 2 रुपीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं, तो आप कस्टमर के पास से कितने रुपीज़ कवर करो, 8 रुपीज़, और हमारे पास से आप कितने रुपीज़ एज ए सब्सिडी लेके जाओ, एज ए सब्सिडी मैं बोल रहा हूँ 2 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या होगा कि 8 रुपीज़ आप कंज्यूमर के पास से ले रहे हो प्लस 2 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास पर मार्कर, यानी कंपनी को जो मार्कर मिल गई दैट इज़ द पर मार्कर उनको 10 रुपीज़ मिल गए। तो यहाँ पे कंपनी का काम हो गया, यहाँ पे कंज्यूमर का काम हो गया, कि यानी कि उनको जो पहले 10 रुपीज़ में मार्कर पड़ रही थी वो अब 8 रुपीज़ में, यानी कि प्राइस उनकी कम हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड अब इंक्रीज होगी। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस तो यहाँ पे ज़्यादा ही है, 10 रुपीज़ ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी तो प्राइस क्या हो गई, 8 रुपीज़। तो उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। हाँ, हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि जो प्राइस है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। प्राइस डिक्रीज नहीं हुई, प्राइस कांस्टेंट ही है, 10 रुपीज़ ही है। लेकिन जो 2 रुपीज़ हम यहाँ पे कम कर रहे हैं उनका रीज़न है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उनको हम क्या बोलते हैं कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। एंड देन कि जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, इफ इकोनॉमी फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इफ देर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ लिमिटेड गुड्स और सर्विस नॉट इन्फ्लेशन। तो हमने आगे भी पॉइंट में देख लिया था कि जो इन्फ्लेशन के अंदर प्राइस इंक्रीज होगी वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होगी। कौन से टाइम पीरियड के लिए होगी, दैट इज़ द लॉन्ग टाइम। एंड दूसरा कि कोई एक गुड्स या तो सर्विस में ही प्राइस इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन ऑल गुड्स एंड सर्विस, जितने भी गुड्स एंड सर्विस सब में प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो उल्टा लिखा है कि जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज हो रही है या तो इंक्रीज हो रही है प्राइस फॉर द लिमिटेड गुड्स और सर्विस, तो उनको हम इन्फ्लेशन नहीं मानेंगे, नॉट इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो रहा है। और जो एक थर्ड पॉइंट है कि उनकी हम बात करें कि when some factor of production are unemployed and there is a rise price, then producer get an incentive to produce more, so economic activity get boost and factor get employment, production rises and price fall। इस पॉइंट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, यानी कि जो मशीनरी है उनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड यानी कि काम नहीं मिलना, तो मशीनरी का यूज़ नहीं हो रहा है। तो मशीनरी का यूज़ नहीं होगा तो कोई प्रोडक्शन होगा, तो कोई प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अगर समझो कि कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर सकेंगे, सप्लाई भी हम नहीं कर सकेंगे। अब समझो कि हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन मार्केट में डिमांड तो होगी, तो मार्केट में डिमांड है और हम सप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको पता है कि अगर जो सप्लाई से ज़्यादा अगर डिमांड होगी तो प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉय, यानी कि मशीनरी की बात करो तो मशीनरी के में काम नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉय है, तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे डायरेक्टली उन लोगों ने बुक्स के अंदर दोनों ही बताए कि मशीनरी या तो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉय है तो प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों हो रही है, क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, और सप्लाई नहीं होगी तो उनकी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, तो प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। उनके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं किसको, प्रोडक्ट कंपनी को या तो प्रोड्यूसर को, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी गेट्स बूस्ट यानी वो फास्ट हो जाए, और फैक्टर गेट एम्प्लॉयड, यानी कि अब जो मशीनरी है, दूसरी हम कंडीशन की मशीनरी का यूज़ हो रहा है, यस, तो प्रोडक्शन हो रहा है, यस, प्रोडक्शन हो रहा है तो सप्लाई हो रहा है, यस, सप्लाई भी हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, यानी अब डिमांड से सप्लाई क्या हो रही है, ज़्यादा, तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइस फॉल्स, अगर प्रोडक्शन राइजेस तो प्राइस फॉल्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन एंड प्राइस के बीच का जो रिलेशनशिप है हम बोल सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप में, कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा तो प्राइस क्या होगी,
कम, दैट इज़ द दिस। एंड अगर समझो कि प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉय, जो फैक्टर प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉय, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो हमने, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड पार्ट दैट इज द इन्फ्लेशन, एंड वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन and the characteristics of inflation. And in characteristics of inflation we have completed, that is the four characteristics. First one is the mm, constant rise in the price levels. Second is the price rise in all sector of the economy. Third one is the purchasing power decrease. And the fourth is the rise in the price level after full employment is inflation. और हम आगे की बात करोगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मीनिंग जो हमें पता ही था कि इन्फ्लेशन मीन्स constant increase in price of goods and service in all sector of economy। तो कॉन्स्टेंटली यानी लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड इन गुड्स एंड सर्विस इन ऑल सेक्टर, जितने भी सेक्टर है सभी जगह के प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। And the two major factors affecting the price of goods and service are demand and supply। तो जो प्राइस के फैक्टर को जो अफेक्ट कर रहे हैं, वैसे दो फैक्टर है, डिमांड एंड सप्लाई। तो हमें पता है कि डिमांड की अगर हम बात करें, डिमांड एंड सप्लाई, एंड यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस। अब समझते हैं हम यहाँ पे कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कम है, किससे, डिमांड से, तो प्राइस क्या होगी, ज़्यादा है। क्योंकि सप्लाई नहीं है और डिमांड है, तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। सेकंड, अगर समझो कि डिमांड कम है और सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है और सप्लाई ज़्यादा है, तो उनका मीनिंग क्या होगा कि उनकी इफेक्ट किसके ऊपर आएगी, प्राइस में, और प्राइस क्या होगी, डिक्रीज। फिर से हम देख रहे हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस इंक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा कि प्राइस कम होगी। एग्जाम्पल, क्या हमें पता है कि सैमसंग कंपनी, उनकी जो मोबाइल के यूनिट है 10 यूनिट के सप्लाई है मार्केट में, और जो डिमांड है वो 20 यूनिट्स की है, 20 मोबाइल की, तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि डिमांड क्या है, ज़्यादा है। एंड वाइज वर्सा, यानी कि जो सैमसंग कंपनी के मोबाइल की सप्लाई 20 है, डिमांड 10 है, तो प्राइस क्या होगी, डिक्रीज। और यहाँ पे जो मेजर फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द इंक्रीज इन डिमांड, एंड जो सेकंड वन है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इन्फ्लेशन होगा, दैट इज़ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे आगे। तो हम आगे की बात करें कि जो डिमांड की अगर हम बात करें, तो जो प्रोड्यूसर है, देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विच लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस इफ द सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड, और इफ they are provided at the slower rate than the increasing demands, then there is an increase in price of the products। फिर से मैं रीडिंग कर रहा हूँ कि इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विच लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस। तो मैं आगे भी देख लिया कि डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमने देखा था कि यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे सप्लाई, एंड यहाँ पे प्राइस। डिमांड इंक्रीज है, प्राइस कांस्टेंट या तो कम है, तो सॉरी सप्लाई कांस्टेंट या तो कम है, तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। एंड इफ द सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड, और इफ दे आर प्रोवाइडेड एट अ स्लोअर रेट, यानी कि सप्लाई जो कम है, या तो हम सप्लाई प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, दैट इज द दिस। एंड जो डिमांड है, इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज, तो जो प्राइस होगी वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिमांड का ज़्यादा है, सप्लाई हम कर नहीं रहे या तो हम कम कर रहे, दैट इज़ द स्लोअर रेट, तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। इफ देर इज अ इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट
सप्लाई एंड देन इट इज़ कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो हम यहाँ पे समझ गए कि अगर समझो कि इंक्रीज हो रही है हमारी डिमांड एंड कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी सप्लाई से ज़्यादा हमारी डिमांड है, तो इन्फ्लेशन होगा। उस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हम फिर से बता रहे हैं कि डिमांड आपकी ज़्यादा है किससे? सप्लाई से। सप्लाई कम है तो अब प्राइस क्या होगी? इंक्रीज, और उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। लेकिन कौन सा इन्फ्लेशन? दैट इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड द मेजर रीजन्स फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर फॉलोइंग। तो और 3 रीज़न है यहाँ पे कि क्यों जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। तो आप अपने जो बुक्स के अंदर पेज नंबर है 32, वहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट में एक रीज़न तो लिख ही दिया है वहाँ पे कि 32 पे लास्ट पे कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अगर मनी का सप्लाई हो रहा है तो भी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने ही वाले हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो हाईलाइट पॉइंट है वही 3 बता देता हूँ। जो सेकंड है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक के पीछे जो गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है ओ। एंड जो थर्ड है दैट इज़ द ओवर पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो भी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। और हमें इंडिया की पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन एवरी ईयर जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एंड एवरेज 2% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ईयरली इंडिया के अंदर। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फिर डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। और हमें पता है कि डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी क्या होगी? इंक्रीज। एंड प्राइस इंक्रीज होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द इन्फ्लेशन। तो जो तीनों यहाँ पे रीजन्स है फॉर द इंक्रीजिंग इन डिमांड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे उस टाइम हम देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।